नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने 43 BH के बारे में पूरा डिटेल में समझाया था, तो आई होप आपने उस वीडियो को लगा लिया होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो की समझ होनी प्रॉपरली ज़रूरी है। तो पिछली वाली वीडियो जो थी वो 43 BH के बारे में थी, जो MSME के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा थी। आज की वीडियो में हम अपने घर की तरफ देखेंगे, यानी अपने बैंक या NBFC जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं उसकी एंगल से देखेंगे कि हमारे पास जब कोई बोरोअर लोन के लिए अप्रोच कर रहा है और वो MSME है या नॉन MSME है, तो उसके ऊपर इस सेक्शन के आने की वजह से उसके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सारी परतों को हम वन बाय वन उठाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें क्लियर पिक्चर नजर आ पाए और आप जब लोन अजेस करें, बोरोअर से बातचीत करें और फाइनल डिसीजन करें, तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हो कि क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने दो सिनेरियोस को एक्सप्लेन किया है आज की वीडियो में। ये दो ही सिनेरियो मेरे को जो लगता है कि आपके एक साथ हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि जो आपका बोरोअर है, याद रखिए वर्ड, जो आपका बोरोअर है वो एक MSE है। MSE मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है। वो कोई ट्रेडर नहीं है, क्योंकि ट्रेडर के ऊपर ये 43 BH अप्लाई नहीं होता। वो कोई एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करता, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इन लोगों को 43 BH का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उनमें भी फॉल नहीं करता। तो वो एक MSE यूनिट है, तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका बोरोअर है। पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने बोरोअर की पहचान कर लें कि आपका बोरोअर कौन है। ठीक है, जब आपने बोरोअर की तरफ देख लिया, देखिए मैं अपने बैंक की एंगल से बता रहा हूं, अंडरराइटिंग या सेल्स प्रोफाइल जो भी आप जिस प्रोफाइल पे भी हैं उनके एंगल से बता रहा हूं। पहले तो अपने कस्टमर, अपने बोरोअर की पहचान कर लें कि वो क्या है। वो MSE है ना, ट्रेडर भी नहीं है, कोई एग्जाम्पशन में भी फॉल नहीं कर रहा, MSE है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब दो एंगल्स हमने उसके देखने हैं, उसका परचेज एंगल और उसका सेल्स एंगल। परचेज और इनपुट मतलब मैंने साथ में लिख दिया। परचेज मतलब मटेरियल की परचेज भी हो सकती है, इनपुट सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल की, लॉयर की, CA की सर्विस भी हो सकती है, साथ में उसने ली हो, जैसे ऑडिट करवाया हो CA से, और CA कोई MSC हो तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अब देखिए, अब पहले उसकी परचेज की बात करते हैं। आपका बोरोअर MSC है, राइट, और MSC ने गुड्स को परचेज किया। अब या तो वो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करेगा या फॉरेन मार्केट से परचेज करेगा, दो ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो वो फॉरेन मार्केट से परचेज करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, फिर तो 43 BH का कोई लेना देना है नहीं उसके बिजनेस के ऊपर। ठीक है, जो उसकी टर्म्स चल रही हैं उसकी फॉरेन पार्टी के साथ, वही टर्म्स उसकी चलती रहेंगी। ठीक है, 43 BH का कोई इंपैक्ट यहां पे आपको नजर नहीं आएगा, पर कैसे होगा वो हम समझते हैं थोड़ा। उसके बाद अगर वो डोमेस्टिक परचेज कर रहा है, अगर वो डोमेस्टिक इंडिया से गुड्स को परचेज कर रहा है या इनपुट सर्विस ले रहा है, तो वो किन से ले रहा है। पहली बात, वो किसी MSE से ले रहा है। MSE मतलब इसकी तरह ही वो ट्रेडर नहीं है, एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करती, और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, किसी MSE से परचेज कर रहा है। दूसरा, वो किसी नॉन MSE से परचेज कर रहा है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई और बड़ा यूनिट हो, चाहे कोई ट्रेडर हो। ट्रेडर के ऊपर भी सेक्शन 43 BH नहीं लगता। ठीक है, अगर तो वो किसी नॉन MSE से गुड्स परचेज कर रहा है, तो क्योंकि नॉन MSE के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर ये 43 BH का कोई इंप्लीकेशन नहीं है, तो वो अपनी एग्जिस्टिंग पेमेंट टर्म्स को कंटिन्यू कर सकता है उनके साथ, जो भी पेमेंट टर्म्स उनकी चल रही है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये 43 BH वगैरह का। अगर वो MSE किसी से परचेजिंग कर रहा है, किसी MSE से परचेजिंग कर रहा है, तो उसको 15 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिनेरियो समझाए थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे अगर इनसे परचेज करता है तो उसके ऊपर एक टाइमलाइन आ जाएगी कि भाई इतने दिनों में पेमेंट करो। ये चीज समझ गए। अब उसके सेल्स एंगल पे आ जाते हैं कि वो बेचता किसको है। या तो वो इंडिया में बेच रहा होगा, या बाहर बेच रहा होगा, या बाहर सर्विस दे रहा होगा, या इंडिया में सर्विस दे रहा होगा। अगर तो वो बाहर फॉरेन कंट्री में सर्विस दे रहा है, फॉरेन कंट्री में सर्विस दे रहा है, तो उसकी पेमेंट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जो पेमेंट्स टर्म्स उसकी बाहर वाली पार्टियों के साथ सेट है, उसी पेमेंट टर्म्स के साथ उनको पेमेंट उसको आएगी। क्योंकि जो ये 43 BH है, ऑब्वियसली जो फॉरेन की पार्टीज हैं उनका तो इसके साथ कोई लेना देना है नहीं, तो वो तो अपनी टर्म्स के हिसाब से जो भी टर्म्स उनके साथ सेट है उनके साथ चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक की। अब वो सेल करता है डोमेस्टिक
मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में वो सेल किसको कर रहा है? ट्रेडर को कर रहा है। आपको पता है ना कि ट्रेडर के ऊपर 43BH नहीं लगता। नॉन एमएससी को सेल कर रहा है, ठीक है, या कंज्यूमर को सेल कर रहा है। कंज्यूमर मतलब आप और मैं जैसे एंड यूजर्स, हम रिटेल कस्टमर को सेल कर रहा है। यहाँ पे रिटेल कस्टमर लिख देता हूँ। अब रिटेल कस्टमर तो कैश पेमेंट ही करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। जो तो ऑब्वियसली ये तो एज गुड एज एग्जिस्टिंग टर्म्स की तरह ही बात हो गई, वो तो सारे कैश पेमेंट करके ही निकलते हैं। तो इसको, इस सिनेरियो को तो हम साइड पे ही कर देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वो ट्रेडर को या नॉन एमएससी किसी यूनिट को बेच रहा है, ठीक है, या इवन कोई एमएससी को ही बेच रहा है, यहां पे एमएसए भी डाल ही देते हैं, या इवन कोई एमएससी को ही बेच रहा है, राइट। तो क्या होगा, क्योंकि ये बंदा जो हमारा बोरोअर है ये खुद एक एमएससी है, और जो हमारा सेक्शन 43BH है वो क्या कहता है कि अगर, अब देखिए ये सेल कर रहा है, मतलब ये लोग परचेज कर रहे हैं, तो अगर ये लोग किसी एमएससी से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो इन लोगों को उस एमएससी को 15 या 45 दिन में, जो भी टर्म्स हैं और जो पिछले वीडियो में समझाया था उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर ये बंदा डोमेस्टिक मार्केट में चाहे एमएससी को बेचे, चाहे ट्रेडर को बेचे, चाहे कोई नॉन एमएससी को बेचे किसी को भी बेचे, तो इसको जो पेमेंट है वो 15 से 45 दिन में मिलेंगी ही मिलेंगी। यानी कि इसका जो डेटर साइकिल है, अगर वो इन पार्टीज के साथ इसकी सेल है तो इसका डेटर साइकिल 15 से 45 दिन में ठीक हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? अब हम थोड़ा सा सिनेरियोज समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियोज कैसे? देखिए, ये सब कुछ सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग साइकिल है, मैं आपको अभी समझाता हूं। सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बोरोअर जो है वो, पहली बात तो एमएससी है, जो स्टेप 1 हमारा कि एमएससी है, ठीक है। अब वो सेल्स करता है एक्सपोर्ट की, सेल करता है सिर्फ एक्सपोर्ट, और परचेज करता है इंपोर्ट। तो क्या 43BH का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पेमेंट में भी उसकी एग्जिस्टिंग टर्म्स ही रहेंगी, इंपोर्ट में भी उसकी एग्जिस्टिंग टर्म्स ही रहेंगी। इसका सेक्शन को कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल की, कि अगर कोई आपका एमएससी, जो वो आपका बोरोर है, वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है और सेल कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में मेरा मतलब इनको सेल कर रहा है और कर रहा है आगे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट परचेज कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, डोमेस्टिक साइकिल में उसको अब पेमेंट 15 से 45 दिन, 15 या 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आनी है। अब मैंने यहां पे लिखा था कि सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग साइकिल। अब मान लीजिए कि उसका एग्जिस्टिंग साइकिल जो था, एग्जिस्टिंग साइकिल जो पेमेंट का था वो 90 दिन का था। वो पहले ये पेमेंट्स इनसे 90 दिनों में लेता था, पर अब इस सेक्शन की वजह से इसको पेमेंट जल्दी आएगी। तो मतलब यहां पे इसका साइकिल इंप्रूव हो जाएगा, साइकिल इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। पर अगर ये एग्जिस्टिंग ही पहले ही इनसे पेमेंट मान लीजिए 10 दिन में ले लेता था, एडवांस पेमेंट ले लेता था, या 5 दिन में पेमेंट ले लेता था, तो फिर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर तो वो उसी पेमेंट टर्म्स के साथ कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना, फिर तो उसका सेम ही रहेगा एंगल। अदरवाइज अगर वो उसका पेमेंट लेंथ साइकिल उनके साथ लेंथी था, 90 दिन था या 120 दिन था इन बंदों के साथ पेमेंट लेने का, तो अब इस सेक्शन की वजह से इसको 15 से 45 दिन में पेमेंट आएगी। इंपोर्ट की पेमेंट तो एग्जिस्टिंग के हिसाब से ही चलनी है, तो इसको जो रिकवरी पहले 120 दिन में होती थी वो अब 15 से 45 दिन में होती है। तो इस सिनेरियो में आपका जो एमएसएमई बोरोअर है उसकी लोन की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। लोन की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि उसकी रिकवरी पहले से फास्ट हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस चीज को? ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे एंगल की, एक और सर्कमस्टांस की। इसी एग्जांपल में मान लीजिए वो बंदा आपका सेल करता है एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट की सेल्स करता है, और जो परचेज करता है वो डोमेस्टिक परचेज करता है। डोमेस्टिक भी किनसे? डोमेस्टिक भी करता है नॉन एमएससी से या एमएससी से। अब देखिए, एक्सपोर्ट सेल वो करता है तो उसको जो पेमेंट्स आएंगी जो, वो तो एग्जिस्टिंग साइकिल के हिसाब से आएंगी, कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। पर परचेज के एंगल में अगर तो वो नॉन एमएससी से परचेज करता था,
फिर तो वो एग्जिस्टिंग के हिसाब से चलेगा। तो अगर आपका बोरोवर ये बिजनेस मॉडल में है, एक्सपोर्ट सेल और नॉन एमएससी परचेज या ट्रेडर से परचेज, ठीक है, फिर तो उसके बिजनेस मॉडल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस सेक्शन का। अगर आपका बोरोवर एक्सपोर्ट सेल में है पर डोमेस्टिक में एमएससी से परचेज करता है, तो अगर एमएससी को वो पहले मान लीजिए 90 दिन में पेमेंट कर रहा था, तो और अब उसको कितने दिन में करनी पड़ेगी, 15 या 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इस बंदे को फंडिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि पहले इसको 90 दिन का पीरियड मिल रहा था, यहां से तो इसको पेमेंट उतने टाइम में ही आनी है, पर अब उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 90 की जगह 15 या 45 दिन में, तो इसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा लेनी पड़ेगी। अब मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, जो मेरे केस की अभी विजिट नहीं हो पाई, बट उस केस में, मेरे केस में सिनेरियो क्या है, मेरे केस में बंदा एमएससी है, बंदा एमएससी है और वो एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट करता है और उसको एक्सपोर्ट की पेमेंट आती है 290 दिन में, 290 दिन में पेमेंट आती है डेटर्स। उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो एमएससी से परचेज करता है, सारी एमएससी से छोटे छोटे क्रेडिटर्स हैं, उनको वो पेमेंट कर रहा है 300 दिन में, 300 दिन का साइकिल आ रहा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए कच्चे कुच्चे की पेमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किताबों की पेमेंट देखी जाएगी। किताबों में 300 दिन का साइकिल आ रहा है उसका, ठीक है, तो उसकी टोटल 9 करोड़ रुपए की सेल्स है, 9 करोड़ रुपए की उसकी सेल्स है, 300 दिन का उसका साइकिल आ रहा है, स्टॉक तो उसका 30 दिन का ही होता है। अब भाई आप एक बात सोचिए, ये बंदा मेरे से 2 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए आ रहा है, उसकी बुक्स में लगभग ये 7-8 करोड़ के क्रेडिटर्स स्टैंड कर रहे हैं, 7-8 करोड़ की अमाउंट स्टैंड कर रही है। जो बंदा किसी क्रेडिटर को 300 दिन में पेमेंट कर रहा था, 300 दिन में पेमेंट कर रहा था, अब नए एक्ट के हिसाब से उसको 15 या 45 दिन में पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, तो मेरे 2 करोड़ रुपए से तो उसका तब भी कुछ नहीं बनने वाला। 7-8 करोड़ रुपए जो जो उसका एंट्रियां स्टैंड रहती थी 7-8 करोड़ में, उसमें से अगर मैं उसको 2 करोड़ रुपए सपोर्ट के लिए दे भी दूं, ठीक है, कि भाई अभी मैं आपको फिलहाल बताता हूं कि ये बंदा जीरो फंडिंग पे काम कर रहा है, अभी कोई लोन नहीं ले रखा, पहली बार लोन लेने आ रहा है, और मैं अभी इससे मिल नहीं पाया क्योंकि क्लाइंट फॉरेन गया हुआ है, तो मैं अभी मिल नहीं पाया, तो क्लाइंट 2 करोड़ रुपए का लोन मांग रहा है, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं ये 43BH की वजह से ही मांग रहा होगा, और कोई मेरे को रीजन नजर नहीं आ रहा मांगने का। तो मैं अगर उसको 2 करोड़ रुपए दे भी दूं फॉर एग्जाम्पल, तो भी 300 दिन से 15 से 45 दिन तो आने से रहे, तो ये बंदा लिटरली फंसा हुआ है, इस टाइम लिटरली फंसा हुआ है। 2 करोड़ रुपए से भी इसका कोई काम चलने वाला है नहीं, कैपिटल अगर डालेगा तो बात की बात है, वैसे कैपिटल इतनी होगी नहीं, फिर इसको और लोन्स उठाने पड़ेंगे, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन उठाने पड़ेंगे इसका साइकिल कंट्रोल में लेके आने के लिए। अगर तब भी वो इनको पेमेंट, क्योंकि यहां पे जो एक्सपोर्ट पेमेंट 290 दिन में आ रही है, एक्सपोर्ट की पेमेंट, इसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सपोर्ट की पार्टियों को, ठीक है ना, तो यहां पे एंगल आपका फंस जाता है, यहां पे आपको समझना जरूरी हो जाता है इस एक्ट को। अब हम बात करते हैं कि ये बंदा जो है आपका, अनदर सिनेरियो जो हम लेते हैं कि जो सेल्स कर रहा है वो डोमेस्टिक कर रहा है, एमएससी को या नॉन एमएससी को, और जो परचेज कर रहा है वो भी डोमेस्टिक कर रहा है, परचेज कर रहा है वो भी डोमेस्टिक कर रहा है, एमएससी या इनसे, एमएससी या नॉन एमएससी लिख देता हूं, ट्रेडर भी इसमें इंक्लूडेड है, नॉन एमएससी से, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे हम, अब मान लीजिए कि पहले इसको पकड़ते हैं, एमएससी को सेल और नॉन एमएससी से परचेज, ठीक है। अगर एमएससी को सेल करेगा तो 15 से 45 दिन में पेमेंट आएगी, यहां पे कोई फिक्सेशन है नहीं, यहां पे एग्जिस्टिंग टेन्योर ही चलेगा। तो अगर इसको पहले ये पेमेंट मान लो 15 या 45 दिन से ज्यादा टाइम में आती थी, 90 या 120 दिन में आती थी पेमेंट, फिर इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल कम हो जाएगा, इसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट उल्टा आने वाले टाइम में कम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर एमएससी से ही सेल है और एमएससी से ही परचेज है, तो यहां से भी पेमेंट 15-45 दिन में आनी है, इनको भी 15-45 दिन में करनी है, तो यहां पे नो इंपैक्ट, जीरो इंपैक्ट। कई बार मैं देखता हूं, मेरे पास एक आरएम ने केस डिस्कस किया
कहता कि सर मेरा ये क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट एनहेंसमेंट मांग रहा है, वो कह रहा है कि 43 BH आ गया, मेरे को पेमेंट करनी है 15 से 45 दिन में। मैंने उसका GST कर्जा वगैरह चेक किया, उसका थोड़ा खंगाल के देखा, तो पता चला कि उसकी बाइंग और सेलिंग MSE यूनिट्स के लगभग उन्हीं से ही है। मैंने उसको बोला कि भाई वो तेरे को एक एंगल बता रहा है, वो एक एंगल बोल रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा, मैं पेमेंट करनी है मेरे को 45 दिन में। उससे ये पूछ भाई तेरे को पेमेंट आएगी भी तो सही, 45 दिन में आएगी भी तो सही, तो ये तो तेरा बराबर हो जाएगा दोनों का, तो फिर तेरे को फंडिंग की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्यों है? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। देन अगर हम बात करते हैं कि सेल्स नॉन MSE को है और परचेस MSE से है, तो यहां पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहां पे 15 या 45 दिन का फंडा उसका लगेगा नहीं सॉरी, सेल्स नॉन MSE को है तो हाँ, सेल्स नॉन MSE को है तो 15 या 45 दिन का फंडा लगेगा। और जो परचेज है वो नॉन MSE को है, परचेज नॉन MSE को है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेन्योर चलेगा। तो यहाँ पे तो उल्टा उसका साइकिल इंप्रूव हो जाएगा अगर वो एग्जिस्टिंगली पेमेंट 15 या 45 दिन से ज्यादा टाइम पे ले रहा था तो, ठीक है। तो नॉन MSE को तो पेमेंट एग्जिस्टिंग टर्म्स के हिसाब से चलेगा, और यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन MSE से भी 15 या 45 दिन से पेमेंट आएगी और करनी भी 15 से 45 दिन में, तो नो इम्पैक्ट, इस तरह से नो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस एंगल से आपको इस चीज को सोचना और समझना है आपके बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस सिनेरियो में उसको इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने आपको एक सिनेरियोज भी एक्सप्लेन किए। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अगर आपका बोरोर नॉन MSE हो या ट्रेडर प्रोफाइल का हो, जो आप बोलते हैं, जिसके ऊपर 43 BH नहीं लगता, ये भी सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग साइकिल है जो लास्ट में मैंने समझाया। इसका भी पहले सेल देखते हैं कि अगर वो सेल्स करता है एक्सपोर्ट मार्केट में तो एग्जिस्टिंग टर्म्स ही चलेंगी। अगर वो डोमेस्टिक सेल करता है किसी को भी तब भी एग्जिस्टिंग टर्म्स ही चलेंगी, क्योंकि ये नॉन MSE है तो 43 BH इसके ऊपर नहीं लगेगा, राइट। तो 43 BH इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको कहती नहीं कि इसको आप 15 या 45 दिन में पेमेंट करो। तो किसी को भी बेचे तो सब अपने एग्जिस्टिंग टर्म्स के हिसाब से ही इसको पेमेंट करेंगे। तो सेल्स के एंगल से इसको कोई भी रिकवरी जल्दी या लेट होने वाली नहीं है, ठीक है। अब परचेज के एंगल से अगर वो इंपोर्ट करता है तो एग्जिस्टिंग टर्म्स ही चलेंगी, यानी कि अगर आपका बिजनेस मॉडल, अगर आपका बोरोर अगर इस लेग में है कि इंपोर्ट का परचेज करता है और सेल डोमेस्टिक करता है और वो नॉन MSE है या ट्रेडर है, तो उसके ऊपर इस सेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर वो परचेज करता है डोमेस्टिक और वो भी नॉन MSE से या ट्रेडर से, तब भी उसके ऊपर इस सेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि वो इसके में भी उसकी एग्जिस्टिंग टर्म्स चलेंगी और यहां पे भी उसकी सारी एग्जिस्टिंग टर्म्स ही चलेंगी, ठीक है। पर अगर वो परचेज करता है MSE से, परचेज कर रहा है MSE से, फिर उसको बस MSE को 15 से 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी। रिकवरी उसको सेम टर्म्स पे ही होनी है जो उसकी एग्जिस्टिंग थी, इनको वो 15 से 45 दिन में पेमेंट करेगा। अब अगर वो इनको एग्जिस्टिंगली, ये सेक्शन आने से पहले अगर वो इनको 120 दिन, 150 दिन या 90 दिन में पेमेंट कर रहा था, पर अब इसको 15 से 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसको पैसा ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि रिकवरी तो उसको सेम साइकिल में ही होनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सोचना है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और मेंशन करना चाहता हूं। ये सेक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इस सेक्शन का इंपैक्ट फेब और मार्च मंथ में ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि फेब और मार्च मंथ की जो पेमेंटें टाइम पे नहीं होंगी तो वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में डिसअलाउ हो जाएंगी और आपकी इनकम में एड बैक हो जाएंगी। तो फेब और मार्च में लोगों की सबसे ज्यादा कोशिश होगी कि हम इन पेमेंटों को नॉक ऑफ कर दें किताबों में से, इन एंट्रियों को एडजस्ट कर दें किताबों में से फेब और मार्च के मंथ में। तो मेरा अनुमान है कि इन मंथ्स में आपको लोन्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की रिक्वेस्ट ज्यादा आ सकती हैं, ठीक है। अब क्योंकि फेब और मार्च में ये चीजें ज्यादा नॉक ऑफ होंगी और हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है, तो आपको बैलेंस शीट में अगले आने वाले सालों में अगर ये सेक्शन पूरे अच्छे से अप्लाई होता है और कोई इंडियंस कोई इसके ऊपर कोई जुगाड़ नहीं ढूंढते, तो अगर 31 मार्च को बैलेंस शीट जो आपके सामने प्रेजेंट होगी, तो उसके अंदर आपको डेटर्स क्रेडिटर्स का साइकिल इंप्रूव्ड नजर आएगा। MSEs के बारे में, जो MSEs होंगे डेटर्स में या क्रेडिटर्स में, उनका साइकिल आपको इंप्रूव नजर आएगा देखने में, राइट। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।